नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए हम एक श्रृंखला चला रहे हैं दोस्तों, जिसमें मैं आपको जनरल अवेयरनेस के सभी मुख्य बिंदु कवर करा रही हूँ। तो इसी प्रकार अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज अपना अगला मुख्य बिंदु लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद को कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और हमें सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं अपना सिलेबस जो मैं आपको कवर करा रही हूँ, वो सिलेबस एक बार देख लेते हैं। ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है दोस्तों। इसमें मैं आपको ये भारत के पड़ोसी देश ये कवर करा चुकी हूँ, देश, मुद्रा, राजधानी ये भी कवर करा चुकी हूँ, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये भी आपको कवर करा चुकी हूँ। आज ये चौथा मुख्य बिंदु होगा दोस्तों, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद हम दोस्तों ये रेस्ट ऑफ द पॉइंट जो बचे हुए हैं इन सब को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमने सिलेबस देख लिया है, अब हमारे माइंड में इसका एक ओवरव्यू बना रहेगा और ये सारा सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा कराऊंगी दोस्तों। उसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं अपनी लोकसभा, राज्यसभा। चलिए दोस्तों, पार्लियामेंट, संसद, आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 79 है दोस्तों, उसमें पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन है दोस्तों। इसमें पार्लियामेंट आर्टिकल, इसका जो पार्लियामेंट का जो काम होता है दोस्तों, इसका जो होता है मेकिंग ऑफ लॉ, मतलब जो भी हमारे भारत में कानून बनते हैं दोस्तों, वो सब पार्लियामेंट में ही बनते हैं दोस्तों। मतलब कि जो नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर, जो नेशनल लेवल पर जो हमारे मेकिंग ऑफ लॉ है वो सब संसद में ही होता है, और जो स्टेट लेवल पे होता है दोस्तों वो उसी की जगह उसी को विधानसभा में कानून बनते हैं दोस्तों। वो जो आर्टिकल पर जो प्रेसिडेंट का आर्टिकल है दोस्तों, इनका भी एक ओवरव्यू देख लीजिए। उसका आर्टिकल 52 है प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 80 में लोअर हाउस, लोकसभा का वर्णन है दोस्तों, और आर्टिकल 81 में अपर हाउस, राज्यसभा का वर्णन है दोस्तों। 79 में दोस्तों संसद का डिस्क्रिप्शन किया गया है, और 80 में लोकसभा जिसको लोअर हाउस भी कहते हैं, 81 में राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं दोस्तों। जैसे ये कानून बनाते हैं तो ये किसके थ्रू कानून बनाते हैं, मतलब कानून बनाने का भी एक प्रोसेस होता है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले एक विधेयक लाते हैं, किसी भी कानून को बनाने के लिए सबसे पहले एक बिल लाया जाता है दोस्तों संसद में, फिर उस पर सभी जितने भी MP होते हैं उस पर अपना सुझाव देते हैं, और जब वो सभी उसका एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब सब लोग उस पर जितना कंपलसरी होता है सहमत होना, और किसी ऑर्डिनरी में 50% हो जाता है, किसी जो स्पेशल बिल होता है उस पर 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। जब वो प्रोसेस जो वो पूरा हो जाता है क्राइटेरिया, तो उसको पारित कर दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति जी उस पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं। उसी दिन से वो जो बिल होता है वो कानून बन जाता है दोस्तों, एक्ट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसके बाद पहले बिल आता है, उसके बाद ये कानून और एक्ट बन जाता है। ये सरकार या उसके मंत्रालय के द्वारा, किसी भी मंत्रालय के द्वारा वो कानून, ये बिल संसद में लाया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद ये एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि 2005 में RTI एक्ट आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। 2009 में हमारा इसको लागू किया गया, और 2009 में हमारा RTI एक्ट आया। तो अब चलते हैं दोस्तों अपनी लोकसभा पे, देखते हैं लोकसभा को दोस्तों लोअर हाउस, निचला सदन भी कहते हैं, फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, प्रथम हाउस भी कहते हैं, और पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन, स्ट्रॉन्ग हाउस भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुछ सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों, कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं कि जिसमें सिर्फ लोकसभा ही डिसीजन लेती है। लोकसभा पे मेंबर सीट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा से
राज्यसभा में कुछ ऐसे बिल होते हैं दोस्तों जहाँ पे लोकसभा की परमिशन कंपलसरी होता है, जैसे कि हमारा मनी बिल होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की चलती है, राज्यसभा का उसमें कोई रोल नहीं होता है। इस तरीके से इसको जनता का सदन भी कहते हैं। जनता का सदन दोस्तों इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से सीधे जो लोग हम लोग जो वोट करते हैं वो सीधा उसी में सेलेक्ट किया जाता है। हम लोग डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू उनको सेलेक्ट करते हैं। राज्यसभा में इस तरीके का नहीं होता है। राज्यसभा में चुने हुए लोग ही उसमें वोट करते हैं। अब चलते हैं, इसको नॉन परमानेंट हाउस भी कहते हैं क्योंकि ये 5 साल के बाद ये डिजोल्व हो जाती है। अस्थायी सदन कहते हैं, 5 साल के बाद डिजोल्व हो जाती है। जबकि राज्यसभा ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा एक परमानेंट है, वो कभी डिजोल्व नहीं होती। उसको सिर्फ ये आर्टिकल 85 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों मेंबर ऑफ लोकसभा, इसको एमपी कहते हैं दोस्तों, मेंबर ऑफ लोकसभा। इसको एमपी भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन संसद, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य, इसलिए इनको एमपी शॉर्ट में एमपी कह देते हैं। जब डिस्क्राइब करना होता है तो मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा आता है दोस्तों। अब इसकी क्वालिफिकेशन पे आते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इसके लिए एक बेसिक सी क्वालिफिकेशन होती है दोस्तों, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब लाभ का पद। दोस्तों इस तरह के लाभ के पद ऐसे होते हैं जैसे हम कोई एक आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इस तरीके के लाभ के पद माने जाते हैं। अगर जब भी हम कोई पॉलिटिकल स्कोप में जाते हैं तो हमें सबसे पहले इनसे रिजाइन देना पड़ता है। और दोस्तों जैसे कोई हम पहले कोई एमपी है या फिर एमएलए है तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है, उसको उसके बाद रिजाइन कर दिया जाता है। अगर हम जीत जाते हैं इलेक्शन तब रिजाइन कर दिया जाता है। इसके लिए एज 25 ईयर मिनिमम होनी चाहिए दोस्तों, मैक्सिमम का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अब चलते हैं इसके टेन्योर पे। इसका टेन्योर दोस्तों सबसे पहले इसका जो हमारे मूल संविधान में इसका टेन्योर है इस तरीके से, उसमें 5 ईयर का है दोस्तों। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। इंदिरा गांधी तब हमारी प्रधानमंत्री थी और उस समय उसको टेन्योर को बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था क्योंकि दोस्तों 1975 में आप लोग को पता होगा इमरजेंसी आई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी अपने टेन्योर को आगे बढ़ाना चाहती थी, इमरजेंसी लगी हुई थी, तो उन्होंने एक इमरजेंसी में ही उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, उसको 6 साल उसका टेन्योर कर दिया। वो बहुत बड़ा अमेंडमेंट था दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीज़ें की गई थी। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है कहीं कहीं 42nd अमेंडमेंट को। उसके बाद 6 साल कर दिया गया, परंतु जब 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1978 में, इसको दोबारा से इसका टेन्योर 5 ईयर कर दिया गया दोस्तों, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। और इसका जो इलेक्शन होता है दोस्तों मैंने बता दिया आपको, डायरेक्ट होता है बाय द पीपल्स। इसको हम लोग कॉमन लोग इसमें सभी लोग वोट करते हैं और इसका इलेक्शन इसमें जो भी पार्टी के पास वोट ज़्यादा होती है वो जीत जाता है। इसके बाद दोस्तों लोकसभा की मैक्सिमम मतलब सीट्स के बारे में देख लेते हैं, कितनी सीट्स मैक्सिमम होती है मिनिमम होती है। इसकी जो हमारे संविधान में है 552 सीट होती है, 552 सीट्स होती है। उसमें 530 सीट जो स्टेट राज्यों से आती है और 20 सीट जो इलेक्ट होते हैं जो एमपी वो यूटी से आते हैं। मतलब 530 जो एमपी आएंगे वो स्टेट से आएंगे, क्योंकि दोस्तों जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब एक इस तरीके से इनका जो निर्धारण होता है कि कितने एमपी होंगे, किस राज्य में होंगे, किस जिले में राज्य में होंगे, किसी यूटी में कितने एमपी होंगे, उनका निर्धारण सिर्फ जनसंख्या के बेस पे होता है। इसके लिए मिनिमम 10 लाख की जनसंख्या पे एक एमपी बनता है दोस्तों। मतलब जैसे हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा एमपी सीट्स हैं दोस्तों, 80 लोकसभा सीटें हैं हमारे यूपी में, इसलिए क्योंकि हमारे यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है और 10 लाख की कम से कम 10 लाख की जनसंख्या पे एक एमपी होता है। तो जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा एमपी बनेंगे, इसीलिए हमारा। और दो दोस्त इसमें 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। आंग्ल भारतीय दोस्तों इस तरीके के होते हैं जो मतलब वैसे तो पाश्चात्य हैं बट उनका जन्म जब या फिर उनकी नागरिकता भारत की है, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं। ये आर्टिकल 331 में मेंशन है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले इसमें 2 बार संशोधन किया गया है दोस्तों। एक ये
1971 में एक बार इसमें संशोधन किया गया था। इसको जो बेस माना गया है दोस्तों, जिसका बेस माना गया है जनसंख्या का, क्योंकि हर साल जनसंख्या तो बढ़ती है और हर साल मेंबर नहीं बढ़ते हैं। जनसंख्या तो हर साल बढ़ती है, मेंबर इस तरीके के नहीं बढ़ते हैं। तो 1971 की जो सेंसस हुई थी दोस्तों, जनगणना हुई थी, उसी को बेस माना जाता है। तभी से इसे ये इसके इतने मेंबर होंगे, तभी से डिसाइड किया गया था और अभी तक वही सेम चल रहा है। तो इसका प्रिसीमेंट किया जाना था कि क्योंकि अब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो अब इसमें वृद्धि की जानी थी। बट अभी 2001 में दोबारा से 34वां अमेंडमेंट किया गया और इसको 2026 तक फिक्स कर दिया गया। 2026 तक यही जनसंख्या रहेगी और 2026 के बाद हमारे एमपी की संख्या को बढ़ाया जाएगा। उसके लिए दोस्तों दूसरे से पार्लियामेंट भी बनाई जा रही है, क्योंकि जो हमारी 8% पार्लियामेंट है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसमें इतने एमपी आ जाएं, क्योंकि अभी कम से कम बहुत सारे 100+ एमपी अभी बढ़ाए जाएंगे और उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं, इसीलिए हमारा दूसरा संसद बनाई जा रही है उसी के मद्देनजर रखते हुए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उसमें प्रेजेंट में लोकसभा में जो भी, ये तो दोस्तों हमारा मैक्सिमम क्राइटेरिया था जो हमने यहाँ पे देखा, 552 सीट्स होनी चाहिए, इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये हो गया, इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, 550 सीट्स होनी चाहिए। तो अब हमारे पास है 8%, ये तो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। बट जो हमारे पास अभी है वो 545 सीट्स हैं दोस्तों हमारे पास, उसमें से 545 सीट्स हमारे पास है दोस्तों, उसमें से 543 सीट्स इलेक्ट होती है और 2 सीट्स वही जो आर्टिकल 331 में मेंशन है कि 2 सीट हमारी एंग्लो इंडियन होगी, जिनको राष्ट्रपति जी मनोनीत करेंगे। उनका इलेक्शन नहीं होता है दोस्तों। इलेक्शन क्या होता है दोस्तों, जिसमें वोटिंग किया जाता है, वोट के थ्रू आते हैं। मनोनीत होता है दोस्तों जिसको मतलब मान लिया जाता है, मनोनीत मीन्स मान लिया जाता है। प्रेसिडेंट जी उसका नाम को बोल देते हैं और उसको कह देते हैं कि ये हमारे एंग्लो इंडियन पद होंगे, एमपी होंगे। दोस्तों देखते हैं 530 उसमें से स्टेट से आते हैं, मतलब 530 सदस्य हमारे राज्यों से चुन के आएंगे और 12 जो सदस्य हैं दोस्तों वो हमारे यूटी से चुन के आएंगे। 12 में से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो 7 सदस्य दिल्ली से आते हैं, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन बेस होता है ये, इसीलिए दिल्ली की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो एमपी सबसे ज़्यादा आएंगे। 7 सबसे ज़्यादा एमपी से आते हैं, एक पुडुचेरी से, एक अंडमान निकोबार से, एक दमन द्वीप से, एक लक्षद्वीप से और एक चंडीगढ़ से दोस्तों। और अब चलते हैं दोस्तों इधर मैक्सिमम जो सीट्स हैं, इधर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा सीट जो हमारी यूपी में है वो है 80 एमपी और सेकंड पे महाराष्ट्र में आती है, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। सेकंड पे, थर्ड वेस्ट बंगाल पे आती है। ये अगर हम इसको जनसंख्या में हमने राज्य का ये राज्य में जनसंख्या को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किस राज्य में जनसंख्या है, यूपी में। सेकंड पे किस में है, महाराष्ट्र में। थर्ड पे किस पे है, वेस्ट बंगाल में। तो इसी का सीरीज यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद बिहार और तमिलनाडु में 39 सीट्स आती है दोस्तों। अब देख रहे हैं तो सबसे कम सीट किस में है, जिसमें कम जो राज्य जिसमें सबसे कम सीट है मिनिमम, वो किस राज्य है। एक तो है दोस्तों सिक्किम में सिर्फ 1 सीट है। उसके बाद नागालैंड में भी 1 सीट है। उसके बाद मिजोरम में भी 1 सीट है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या दोस्तों बहुत कम है। और इसके बाद बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन 1955 में 500 सीट निर्धारित की गई थी दोस्तों। जब हमारा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 500 सीट निर्धारित की गई थी। पर उसके बाद इसके लिए सिर्फ उसके बाद 2 संविधान संशोधन इसमें किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। एक तो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1956 में, उसमें सीट्स को बढ़ा के 520 कर दिया गया दोस्तों, क्योंकि जनसंख्या थोड़ी बढ़ गई थी ना दोस्तों, तो इसके लिए 520 सीट्स कर दी गई। उसके बाद 31वां अमेंडमेंट किया गया दोस्तों 1971 में, उसमें जो सीट्स कर दी गई उसमें 545 जो भी 8% सीट्स है हमारी 545 वो 31वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत हमारी लोकसभा में अभी 545 सीट है, जबकि मैक्सिमम सीट्स तो 552 है।
इसीलिए रिजर्वेशन दोस्तों, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा देख लेते हैं कि लोकसभा में आरक्षित सीटें किस तरीके से है, मतलब आरक्षण किस तरीके से दिया गया है सीटों में। टोटल सीट जैसे कि आपको पता ही है कि 545 हो गई है। और इसमें दो आर्टिकल दिया, एससी और एसटी को आर्टिकल, इसमें एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है दोस्तों। और जैसे कि एससी का सीट्स का जो रिजर्वेशन होता है 15% होता है, जो 15% हमारा दोस्तों इसमें हमारे जॉब के प्रेफरेंस में दिया जाता है। जैसे कोई वैकेंसी निकलती है उसमें जो आरक्षण मिलता है, एससी को 15% मिलता है, एसटी को 7.5% मिलता है, ओबीसी को 27% मिलता है, ईडब्ल्यूएस को 10% मिलता है। वही आरक्षण इसमें लगता है दोस्तों। इसमें एससी का 15%, 552 का 15%, वो 84 सीट्स हो गया। और ये 545 का, सॉरी 545 का लगाया जाएगा रेफरेंस दोस्तों यहाँ पे, यू बेसिक 552 नहीं लिया जाएगा। और जो एससी सीट्स होती है उसका 7.5%, 545 का 7.5%, 47 सीट, बस आप 47 सीट याद रखिएगा। और 84 सीट्स एससी के लिए, 84 और एसटी के लिए 47 सीट्स। यूपी में दोस्तों सबसे ज़्यादा एससी सीट्स हैं, क्योंकि यूपी में जनसंख्या जो एससी की जो जनसंख्या है, शेड्यूल कास्ट, वो यूपी में सबसे ज़्यादा है। वो यूपी की पॉपुलेशन का 20% एससी है दोस्तों हमारी यूपी में। इसीलिए जब यूपी जनसंख्या एससी की जनसंख्या ज़्यादा है तो अपना प्रतिनिधित्व ज़्यादा करेंगी, क्योंकि ये तो पॉपुलेशन बेस्ड होता है ना। इसीलिए यूपी में सबसे ज़्यादा 17 सीट्स हैं एससी की। और जो एसटी की है वो सबसे ज़्यादा एमपी में है दोस्तों, क्योंकि एमपी में एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे एसटी सीट सबसे ज़्यादा है। यूपी में 6 सीट्स एसटी की है। अब चलते हैं दोस्तों आर्टिकल 100 में लोकसभा राज्यसभा के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है दोस्तों। इसके लिए कोरम बनाया गया है, मतलब कोरम दोस्तों मैं आपको कोरम बनाया गया है दोस्तों आर्टिकल 100 में। दोस्तों कोरम क्या होता है? कोरम मतलब अगर हम कोई भी एक पार्लियामेंट में कोई एक डिस्कशन करते हैं या फिर कोई भी बिल लेके आते हैं, कोई भी अगर पार्लियामेंट कोई बिल लाया जाता है या फिर कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन चलाया जाता है जिस पे कोई मत करना ज़रूरी होता है, उसमें दोस्तों एक कोरम किया जाता है कि हमारी कुल जनसंख्या, जैसे हमारी 552 सीटें हैं, उसका 1/10 मेंबर होना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जैसे कहते हैं कि साधारण बहुमत से, ऐसे साधारण बहुमत से कि जो भी प्रेजेंट होता है उसका 50%। साधारण बहुमत दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा जो भी हमारे एमपी प्रेजेंट है उसके आधे वोट, अगर उसमें 50% वोट अगर हमारे सहमत होते हैं तो उसको हम मान लेते हैं। बट अगर जहाँ हमें मान लिया कि उस दिन सदन में सिर्फ 10 ही लोग आए हैं तो 10 का सिर्फ 5 लोग आके ऐसे तो कोई भी विधेयक बना देंगे। इस तरीके से कोरम मिनिमम सीट्स कोई भी विधेयक जब हम बनाएंगे तो कोरम पूरा होना चाहिए, मतलब मिनिमम सीट्स होनी चाहिए, जो कि हमारा 1/10 होता है। 1/10 होता है ये पे सेशन चुनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 1/10 मेंबर होने उपस्थित होते हैं। तो 552 का 1/10 लगा के 55 अप्रोक्स हमारा कोरम होता है दोस्तों। साधारण बहुमत में दोस्तों मेंबर अपना वोटिंग कर देते हैं 50%। एक उसके बाद हमारा एक कास्ट निर्णय, अगर ऐसा होता है कभी कभार दोस्तों कि 10 वोट इधर से हो गई, 10 वोट सहमति में हो गई, 10 वोट हमारी कंसेंट में हो गई, 10 वोट हमारी डिसकंसेंट में हो गई, तो बराबर हो गया। फिर डिसीजन क्या होगा कि माना जाए या नहीं माना जाए, तो इसमें कास्टिंग वोट होती है। कास्टिंग वोट दोस्तों लोकसभा स्पीकर देते हैं, और उसी के आधार पे जो भी वो डिसकंसेंट या फिर कंसेंट में देते हैं तो वही निर्णय मान लिया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हमारे एक जनरल इलेक्शन जो हुए थे वो 1951 में चुनाव हुआ था, और 1952 में सबसे पहले रिजल्ट आया था दोस्तों। उन दिनों तो दोस्तों बहुत सारी हमारी देश की जनसंख्या, क्योंकि हमारा जो हमारी लिटरेसी रेट था दोस्तों वो सिर्फ भारत का 18% था। और उस टाइम तो लोग दोस्तों चुनाव को भी नहीं जानते। जो हमारे सबसे पहले चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन, वो घर घर जाके बताते थे कि ये चुनाव होना है, ये एक सदस्य ये उठे हैं या किस सदस्य वो उठी है, ये हमें तुम्हें वोट देना है। बस लोग ये मानते थे कि बस जो भी करना है कर दो।
अंगूठा लगाना होता था। लेडीज तो ऐसी थी दोस्तों, उस टाइम पे अपना नाम तक भी नहीं बताती थी। जैसे उनसे पूछा जाता है, निर्वाचन नामावली बनती है कि आप तुम्हारा नाम क्या है, आप तुम्हारी वोट बनेगी, तो नहीं नहीं मैं तो उसकी पत्नी हूँ, मैं तो उसकी अम्मा हूँ, बस वो ये बताती थी, वो अपना नाम तक नहीं बताती थी। और उसके बाद दोस्तों इसका फॉर्मेशन जो हमारा लोकसभा का जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों, तो सबसे पहले 1952 अप्रैल 1952 में लोकसभा बनी थी दोस्तों। 1952 अप्रैल 1952 में ही दोस्तों राज्यसभा बनी थी। और जो सबसे पहले पार्लियामेंट बनी थी इस प्रकार 1952 में बनी थी। पर जो इनकी सबसे पहले जो बैठक हुई थी ना दोस्तों, वो 13 मई 1952 को बनी थी। इसलिए 13 मई को कुछ संसद दिवस टाइप कुछ मनाया जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट कुछ मनाया जाता है, एक डे सो फिक्स किया गया है। और उसके बाद दोस्तों लोकसभा, एक स्पीकर होते हैं, लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि हर चीज़ को चलाने के लिए दोस्तों एक अध्यक्ष की ज़रूरत होती ही है। किसी भी चीज़ को सभी लोग एक तरीके से नहीं चल सकते। एक स्पीकर होते हैं, एक डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। इसको जो मेंशन किया गया आर्टिकल 93 में मेंशन किया गया है। जो फर्स्ट हमारे डेप्यूटी स्पीकर थे वो आयंगर थे, ये AM आयंगर इस तरीके थे। और स्पीकर, और जो हमारे 17 लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर कोई नहीं है दोस्तों। अभी हमारा जो डेप्यूटी स्पीकर है उसको ध्यान रखना दोस्तों, वो कोई भी नहीं है। अध्यक्ष हैं सिर्फ जो ओम बिरला है, सांसद है कोटा बूंदी से, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कोटा बूंदी, वो वहाँ से आते हैं। बट हमारे जो डेप्यूटी स्पीकर है वो कोई नहीं है। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के बारे में देख लेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले हमारे जो लोकसभा स्पीकर थे वो GV मावलंकर थे। ये दोस्तों स्पीकर होते हैं, ये लोकसभा के मेंबर होते हैं, क्योंकि ये लोकसभा से ही चुन के आते हैं। लोकसभा में ही इनको स्पीकर मतलब लोकसभा स्पीकर बनाया जाता है लोकसभा में ही, तो ये लोकसभा से ही चुन के आते हैं। और जो ये ओथ, इनको दोस्तों जो शपथ दिलाई जाती है, ओथ देख लेते हैं। उनको लोकसभा स्पीकर के रूप में कोई भी शपथ नहीं दिलाता है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा स्पीकर इसको बाद में चुना जाता है। जब सेशन लगता है संसद में, जब सेशन लगता है उसके बाद इनको वो जनरल वोटिंग के थ्रू इनको अध्यक्ष चुना जाता है। उससे पहले बट इनकी ओथिंग हो चुकी होती है। तो मतलब जब ये शपथ लेते हैं तो एक सिंपल साधारण इनकी लोकसभा मेंबर के एज ए लोकसभा मेंबर शपथ लेते हैं, और स्पीकर के टाइप में शपथ नहीं लेते हैं। जो अपना रिजाइन देते हैं दोस्तों, स्पीकर तो डेप्यूटी स्पीकर को देगा और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देगा। इनका टेन्योर दोस्तों 5 साल का होता है। और जो इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ लोकसभा के, एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा इनका निर्वाचन हो या चयन होता है इस तरीके से। अभी हमारे जो ये है दोस्तों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी है, ये MP कोटा से BJP सांसद है। उनकी एज जो होनी चाहिए दोस्तों, वही लोकसभा, जब ये लोकसभा के मेंबर है तो वही क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। 25 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। सैलरी इनकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, वो जो भारत की निधि है वहाँ से दी जाती है। अब दोस्तों राज्यसभा पे आते हैं। आर्टिकल 80 में राज्यसभा है दोस्तों। इसको अपर हाउस, वीक हाउस भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि डिजोल्व हो सकती है, डिजोल्व नहीं हो सकती, तो समाप्त हो सकती है, इस तरीके से वीक हाउस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये इसमें लॉ में इतनी शक्ति नहीं होती जितनी कि लोकसभा के पास होती है, इसलिए इसको वीक कहते हैं। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, क्योंकि जब सबसे पहले जब लोग राज्यसभा का 1952 में दोस्तों फॉर्मेशन किया गया था, तो इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट ही रखा गया था दोस्तों। इसको सेकेंड हाउस भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस तो लोकसभा हो गया, और इसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं दोस्तों। इसको कभी भी डिजोल्व नहीं किया जा सकता। और इसके जो मेंबर होते हैं दोस्तों, मेंबर की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। ये लाभ के पद पर ना हो, ये मैंने आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ, व्हाट इज़ द लाभ का पद। एंड इसकी जो एज होनी चाहिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार पूछा जाता है दोस्तों। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है इस पर, कि इसकी एज मिनिमम कितनी होती है। 30 ईयर होती है, जबकि लोकसभा की क्या होती है 25 ईयर होती है। इसका जो टेन्योर होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये 6 ईयर होता है, जबकि लोकसभा का क्या होता है 5 साल का होता है दोस्तों। इसकी हर 2 साल में दोस्तों 1/3 सीट
1/3 मतलब 1/3 सीट इसकी हर 2 साल में खाली हो जाती है। 1/3 2 साल में हो गई, फिर 2/3 4 साल में 2/3 हो गई, फिर 6 साल में पूरी की पूरी हो गई, 3/3 होगी तो 1 हो गया। तो इस तरीके से हर 6 साल में इसके सभी मेंबर बदल जाते हैं, मतलब 6-6 साल में इसका टेन्योर चलता रहता है। तो इसीलिए कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब 2 साल में ख़त्म होती है फिर उन 2 साल का 2 साल में जितने मेंबर रिटायर हुए उनका इलेक्शन करा लिया जाता है, फिर अगले 2 साल में फिर जो हुए उनका इलेक्शन का, इस तरीके से कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इलेक्शन इसका इनडायरेक्ट होता है दोस्तों, ये एमएलए के द्वारा, ये जो हमारे स्टेट में जो एमएलए होते हैं इनके द्वारा इनका इलेक्शन होता है दोस्तों। इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, जैसे लोकसभा में हम जाते हैं सीधी वोटिंग करके आते हैं मोदी जी के लिए या फिर किसी भी मेंबर के लिए, पर एमपी के लिए वो जो राज्यसभा में जो एमपी होते हैं उनके लिए इस तरीके का नहीं होते। वहाँ पर जो हमारे इलेक्टेड एमएलए होते हैं विधानसभा में वो इनमें वोटिंग करते हैं। और दोस्तों इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम लागू होता है। मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम किस तरीके का होता है दोस्तों, इसमें ये होता है, इसमें हम दोस्तों हमको प्रेफरेंस डालनी पड़ती है। जैसे हम लोग एक कॉमन वोटिंग करने जाते हैं तो हम लोग जैसे 4 सदस्य हैं तो हमें एक को वोट करेंगे, एक को वोट करके आगे बात खत्म, हमें 3 से कोई मतलब नहीं। इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस डालनी पड़ती है। जैसा हम कभी डीवी के लिए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, उसमें मल्टीपल वैकेंसियाँ होती है और उसमें जैसे प्रेफरेंस डालने के लिए कहा जाता है कि आप पहले कौन सी पोस्ट लेना पसंद करेंगे, सेकंड में अपना प्रेफरेंस भरो। इस तरीके से इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से सभी को वोट देना पड़ता है कि फर्स्ट पे मुझे ये पसंद है, सेकंड पे मैं इसे पसंद करता हूँ, इस तरीके से। इसको कहते हैं दोस्तों सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जो इलेक्शन होता है दोस्तों इसका देखते हैं, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम एंड द सिंगल, मतलब जो इलेक्शन के टाइप देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो होता है जैसे डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है हमारा, और जो सेकंड ये जो मैंने अभी बताया सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, इसको संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। इसमें जो इलेक्शन होते हैं दोस्तों, एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं इसी तरीके से, उसमें भी ऐसी सीरीज देनी पड़ती है। एक वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी सेम होता है, एमपी उप राज्यसभा का इलेक्शन होता है दोस्तों, और एमएलए ऑफ विधानमंडल में लेजिस्लेशन में जो एमएलए होते हैं उनका इलेक्शन इस तरीके से होता है। तो विधान परिषद में दोस्तों, विधानसभा में नहीं, विधानसभा में सीधा होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें इस तरीके से होता है क्योंकि इसमें 50% वोट लाना कंपलसरी होता है। जैसे हमारा जो लोकसभा या फिर विधानसभा हो गई, उसमें हम वोट चाहे कितनी भी लाए, बस हमें दूसरे या जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनसे ज़्यादा लानी होती है। चाहे हम एक वोट ज़्यादा लेके आए, वो जो भी लेके आया वो जीत गया, चाहे कितनी भी वोट हुआ है। बट इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 50% का क्राइटेरिया पूरा करना होता है। सपोज दैट कि भाई वोटिंग कम हुआ, ऊपर से 4 5 6 लोग इलेक्शन लड़ गए, उसमें सभी लोगों ने, सभी की वोट डिवाइड हो गई, तो किसी भी आदमी को 50% नहीं मिला। तो फिर इस तरीके से, इसी वजह से इसको सिंगल वोट ट्रांसफरेबल बनाया गया है। क्योंकि जब हमारा 50% का क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, जैसे हमारे वीवी गिरी एक बार राष्ट्रपति बने थे, वो पहली मतगणना में अपन राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे क्योंकि उन्हें 50% नहीं मिला था। तो फिर दोबारा से दूसरी चक्र की जनगणना हुई, उसमें क्या होता है दोस्तों, पहले वाले जो सबसे नीचे वाला सदस्य होता है, जिसे सबसे कम वोट मिली होती है, उसकी सारी वोट खोल दी जाती है। उसका फर्स्ट प्रेफरेंस तो सबने उसी को डाला है क्योंकि उसी की वोट है, तो उसका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाता है। सेकंड प्रेफरेंस में उसने किसको वोट डाला है और उसको जोड़ दिया जाता है सब में। जैसे कि उसने, जो दूसरा सदस्य था उसने उसको 100 वोट डाली, तीसरे को उसने 50 वोट डाली, चौथे को उसने 30 वोट डाली, तो दूसरे सदस्य में उसकी 50 वोट जोड़ दी जाएंगी, तीसरे सदस्य में उसकी 10 वोट जोड़ दी जाएंगी। इस तरीके से उसकी वोट जोड़ दी जाती है, और जब भी 50% का क्राइटेरिया होता है और फिर जो भी सबसे ऊपर होता है उसी को मान लिया जाता है। जो फर्स्ट और जो हमारे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो दोस्तों, एक एमपी के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, और दूसरा एमएलए के होते हैं। सबसे अधिक मत पाने वाले जो कैंडिडेट होता है उसकी सीधी सीधी जीत हो जाती है। और इसमें राज्यसभा जो मैक्सिमम सीट होती है दोस्तों, वो 250 होती है। 1971 का वही बेस है जनगणना, अभी 26 तक वही रहेगी। और 250 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। 238 सीट जो इलेक्ट बाई स्टेट एंड यूटी के द्वारा होती है, और जो 12 जो इसमें से 12 जो होते हैं इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें अलग अलग फील्ड होता है दोस्तों। इसमें कुछ मतलब जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो अलग अलग
स्कोप से आए हुए लोगों को ही इसमें नॉमिनेट करते हैं। जैसे कि समाज सेवा का कोई स्कोप होगा, उसको माना जा सकता है। साइंस के क्षेत्र से कोई आया होगा, साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र से कोई आया होगा, आर्ट के क्षेत्र से कोई आया है, इनको नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट जी। ऐसे 12 सदस्यों को चुनना होता है। अब दोस्तों 245 जो हमारे प्रेजेंट में 245 सीट्स हैं, उसमें से 233 हमारी इलेक्ट होती है और 12 हमारे नॉमिनेट होते हैं। सबसे पहले जो नॉमिनेट होने वाली, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले जो नॉमिनेट होने वाली जो महिला थी वो नरगिस दत्त थी। और अब 233 में से 229 हमारे स्टेट से आते हैं और 4 हमारे यूटी से आते हैं। उसमें से 3 तो सीधा सीधा दिल्ली से आते हैं दोस्तों, और 1 पुडुचेरी से आते हैं। इन्हीं दोनों में विधानसभा है दोस्तों। और अभी जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा बनेगी, बट अभी इसमें बना नहीं है। और 229 में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा 31 सीट्स यूपी से हैं, क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है। सेकंड में वही महाराष्ट्र हो गया, थर्ड पे इसमें तमिलनाडु हो गया। और अब चलते हैं दोस्तों मिनिमम सीट्स दोस्तों, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इनमें सभी में 2-2 सीटें हैं, 2-2 सीटें हैं। गोवा में 1 सीटें हैं। इन सभी में 1-1 सीटें हैं। गोवा में भी 1 सीटें हैं। असम में, ये जो नॉर्थ ईस्ट की कंट्री है, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है सॉरी, उसमें सभी में ज़्यादातर 1-1 ही सीट्स है। असम को छोड़ के असम में 7 सीटें हैं। चेयरमैन राज्यसभा, एक जो हमारे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के दोस्तों, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि वो राज्यसभा के सदस्य होते ही नहीं, क्योंकि उनका तो अलग से चुनाव किया जाता है। जब वाइस प्रेसिडेंट का अभी चुनाव हुआ है, जो हमारे जगदीप धनखड़ जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, जो भी बंगाल के कुछ टाइम पहले गवर्नर भी थे, वो अभी चुनाव हुआ है। तो ये ऐसे होते हैं कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, बट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। उनकी शपथ जो दिलाते हैं, इनको प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और जो रिजाइन भी ये प्रेसिडेंट को देते हैं। इनका टेन्योर 5 ईयर का होता है। इलेक्शन इनका इनडायरेक्ट होता है, जैसे अभी बताया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा री इलेक्शन इनका हो सकता है। अब आते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये उपसभापति होते हैं। इनमें राज्यसभा के ही मेंबर होते हैं। ये राज्यसभा में से इनको चुना जाता है, जैसे लोकसभा स्पीकर को चुना जाता है। इनकी ओथ, ये अपनी कोई उपसभापति के तो रूप में कोई भी ओथ नहीं लेते हैं, ये सिर्फ राज्यसभा के सदस्य के रूप में वोटिंग करते हैं। अपनी रिजाइन ये चेयरमैन को देंगे, अपना रिजाइन ये इनको देते हैं। और इनका टेन्योर दो तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये 6 ईयर का होता है, क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य हैं। और जबकि जो सभापति का टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है कि सभापति का जो वो होता है कार्यकाल, वो 5 साल का होता है, और इसका 6 ईयर का होता है। इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है दोस्तों, और री इलेक्शन हो सकता है। सैलरी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। इसकी एज दोस्तों मिनिमम 30 ईयर होनी चाहिए, क्योंकि जो राज्यसभा के मेंबर के लिए कंपलसरी है, और मैक्सिमम एज का कोई वो नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों विधानसभा का, इसमें जो विधानसभा के जो लिए मेंशन किया गया है, वो आर्टिकल 170 में किया गया है। इसको लोअर सदन, निचला सदन, पॉपुलर हाउस, स्ट्रॉन्ग हाउस, हाउस ऑफ पीपल, नॉन परमानेंट हाउस, और इसको गवर्नर के द्वारा डिजोल्व किया जा सकता है दोस्तों लोकसभा को, क्योंकि जब भी गवर्नर मेंबर ऑफ एमएलए चलते हैं दोस्तों। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती थी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा कहते हैं दोस्तों। इसका जो इलेक्शन होता है, वो जो इसका जो टेन्योर होता है दोस्तों, वो 5 ईयर का होता है। इसको डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, जो मैंने ऊपर इलेक्शन में बताया डायरेक्ट होता है, जो सीधा सीधा हम लोग जिसमें सिंपली वोट करते हैं। और क्वालिफिकेशन इसकी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और एज 25 ईयर होनी चाहिए, जो कि वो लोकसभा के लिए क्राइटेरिया है, सेम वही क्राइटेरिया है। मैक्सिमम सीट दोस्तों इसके लिए, हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बनता है दोस्तों, किसी भी राज्य में इसकी सीटों का निर्धारण किया गया है कि इसमें मैक्सिमम सीट जो हो सकती है किसी राज्य में 500 हो सकती है, और मिनिमम 60 हो सकती है। एमएलए के लिए किसी भी राज्य में मिनिमम 60 सीटें होंगी और मैक्सिमम 500 सीटें होंगी। बट इसका अपवाद है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टेट में बहुत सी कम जनसंख्या है, तो वहाँ पे ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाता है। इस वजह से हमें पुडुचेरी में सिर्फ 30 सीट्स हैं,
और इसमें विधानसभा में, और सिक्किम में 32 सीट्स हैं, गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 है। अभी गोवा और मिजोरम में तो अभी कुछ टाइम पहले इलेक्शन हुआ था। स्टेट में देख लेते हैं दोस्तों। प्रेजेंट में विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं यूपी में है 403, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वो मैंने बताता। और एक एमएलए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एक एमएलए जो करता है सबसे पहले, एमएलए की जो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए वो 75,000 लोगों पर एक एमएलए होता है मिनिमम। 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है एक एमएलए, और जबकि जो एमपी करता है वो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और जो सबसे मिनिमम सीट्स हैं सिक्किम में 32, सेकंड इज द गोवा, थर्ड इज मिजोरम। चलो दोस्तों, यूटी में 70 एमएलए दिल्ली में है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत है, और पुडुचेरी में 30 एमएलए हैं। विधानसभा में एक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, वही आर्टिकल 178 में इसका वर्णन किया गया है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सदस्य होते हैं, उसके विधानसभा के सदस्य होते हैं स्पीकर। और जो ओथिंग, ये वही वाला सिस्टम है दोस्तों, ये ओथिंग अपनी उसके रूप में नहीं करते, स्पीकर के रूप में नहीं करते, ये सिर्फ विधानसभा के एज ए विधानसभा मेंबर ही अपनी ओथिंग करते हैं। इसलिए इनकी ओथिंग स्पेशली में स्पीकर के रूप में इनको ओथिंग नहीं दिलाया जाता। जैसे हमारे प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति पद की ही शपथ दिलाई जाती है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, इस तरीके से। रिजाइन ये दोस्तों स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को करेगा, और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को करेगा। और दोस्तों डेप्यूटी स्पीकर, अब देखो दोस्तों, जो हमारे स्पीकर होते हैं, वो स्पीकर जो होते हैं हमेशा रूलिंग पार्टी के होंगे। जो भी हमारी अभी सरकार है, जैसे हमारी बीजेपी की सरकार है, तो हमारा जो स्पीकर होंगे वो बीजेपी के ही बनेंगे। जो हमारी विधानसभा में जो स्पीकर है वो सतीश महाना जी हैं। अच्छे, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उनका, और वो बीजेपी के ही हैं, बीजेपी सीट से ही आते हैं। और जो डेप्यूटी स्पीकर जो आते हैं वो हमारे अपोजिशन पार्टी के आते हैं दोस्तों। इसका टेन्योर जो होता है 5 ईयर का होता है। मैक्सिमम एज वही लोकसभा वाली, मिनिमम एज लोकसभा वाली है 25th ईयर, और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। और जैसे मैंने अभी बताया, पोजीशन पार्टी और का होता है डेप्यूटी स्पीकर, और हमारे जो स्पीकर होंगे वो हमारे 8% जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसके होंगे। बट ये एक परंपरा है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, बस चली आ रही है तो बस चली आ रही है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। एक वो लीगल नहीं है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन नहीं किया गया है। इसकी जो सैलरी वही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है दोस्तों, राज्य का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो होता है राज्य, उससे दी जाती है। इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं, इलेक्शन सिलेक्शन इनडायरेक्ट नहीं दोस्तों, इसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसको डिजोल्व बाय गवर्नर, मतलब कि इसको गवर्नर के द्वारा डिजोल्व किया जा सकता है, फिर उसका दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ता है, फॉर्मेशन, तब इसका लेजिस्लेशन का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक प्रो टाइम स्पीकर भी होते हैं, मतलब एक कुछ टाइम के लिए प्रो टाइम स्पीकर बनाए जाते हैं। उसका काम क्या होता है दोस्तों, प्रो टाइम स्पीकर का शपथ दिलाते हैं, मतलब जो भी हमारे विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाएंगे, और विधानसभा के, और उनके नए स्पीकर का चुनाव करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब जैसे हमारा विधानसभा का कार्यकाल टेन्योर खत्म हो गया है, तो वो तो सारे विधेयक चले जाएंगे, जो स्पीकर थे वो भी चले जाएंगे। बट ये जो स्पीकर है तब तक बने रहते हैं जब दूसरी विधानसभा हमारी नेक्स्ट, जैसे हमारी 18वीं विधानसभा बनी है, तो 17वीं विधानसभा वाले अध्यक्ष तो हमारे, उनका तो टेन्योर पूरा हो गया था, तो वो जब तक बने रहेंगे जब तक दूसरी विधानसभा नहीं बनेगी, और उनको सबको शपथ दिला के दूसरे स्पीकर का चुनाव नहीं करेंगे, तब तक वो ही माने जाएंगे। स्पीकर को जो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जा सकते हैं, जो भी हमारे स्पीकर होते हैं, रिमूव भी किए जा सकते हैं, रिजाइन भी किए जा सकते हैं, और ओथ भी। अब चलते हैं दोस्तों अपना विधान परिषद पे। आर्टिकल 171 में इसका वर्णन है विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको कहते हैं विधान परिषद को। अपर हाउस कहते हैं, सेकंड हाउस भी कहते हैं, वीक हाउस, परमानेंट हाउस। इसको सर्जित या समाप्त किया जा सकता है दोस्तों, पर इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो भी चाहे संसद में इसको एक अधिनियम के तहत पारित करके इसको समाप्त किया जा सकता है, एक बिल पारित करके इसको समाप्त किया जा सकता है, या फिर इसको फॉर्मेट बनाया जा सकता है, या फिर
समाप्त किया जा सकता है, बट इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। अगर ये हमारे जैसे हमारे यूपी में विधान परिषद है तो हम इसको डिजोल्व नहीं कर सकते, बट इसको अगर चाहे तो हम संसद में इसके लिए लोकसभा के सदस्य जाके बोल सकते हैं और वो लोग एक कॉमन ऑर्डिनरी बिल ला के इसको समाप्त कर सकते हैं। एमएलसी में क्वालिफिकेशन वही एज कम मिनिमम 30 ईयर होनी चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। टेन्योर दोस्तों वही 6 ईयर का टेन्योर है और एवरी 2 ईयर में इसके 1/3 सीट्स खाली हो जाती हैं। इलेक्शन इसके इनडायरेक्ट होते हैं दोस्तों। इसके इनडायरेक्ट इलेक्शन में आपको बताऊंगी, जैसे कि एमपी के जो मेंबर आते थे वो चुन के जो उनको जो इलेक्ट करते थे वो तो सभी राज्यों के एमएलए करते थे, बट यहाँ पे तो एमएलए ये खुद एमएलसी है, मेंबर ऑफ काउंसिल स्टेट। तो इसको जो इलेक्ट करेंगे ये अलग अलग जगह से इसको सदस्य चुन के आते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी विधान परिषद में विधान परिषद में दोस्तों ये होता है कि विधान परिषद में सीटों का निर्धारण क्या होता है कि जो 1/3 सीट्स ऑफ विधानसभा, जो हमारी कंसर्न स्टेट है, जो हमारे स्टेट में जो विधानसभा है उसकी 1/3 सीट से ज़्यादा नहीं हो सकती विधान परिषद में सीट। जैसे हमारी यूपी में 403 सीटें हैं विधानसभा की, उसका 1/3 मतलब 100 सीटें, जैसे 1/3 हो गया, 1/3 कुछ इस तरीके से हो गया, 400 का 1/3 अब देखिए 133 सीट के आसपास हो गया। 133 सीट से इसमें ज़्यादा नहीं हो सकता, जबकि हमारी इसमें 100 सीटें हैं, एमएलसी की हमारी 100 सीटें हैं विधान परिषद में। यूपी में 100 सीटें हैं मैक्सिमम, वो महाराष्ट्र में इसकी 78 सीटें हैं, मैक्सिमम यूपी में ही है क्योंकि बिकॉज द पॉपुलेशन इज हाई। एंड महाराष्ट्र सेकंड पे है 78, बिहार है थर्ड पे 75। और अब चलते हैं दोस्तों, मिनिमम जो होना चाहिए इसके लिए एमएलसी मिनिमम किसी भी स्टेट में अगर हम कोई भी विधान परिषद बनाते हैं तो उसमें कम से कम 40 सीट्स होनी ही चाहिए जिस भी राज्य में हम बनाते हैं। अब जम्मू कश्मीर में अभी तक 36 थी, अभी तक 36 है, इसका अपवाद है ये। और मिनिमम सीट जो तेलंगाना में 43 सीट्स हैं। अभी हमारे छः जो राज्य हैं ऐसे जहाँ पे विधान परिषद है दोस्तों, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इनमें 6 राज्य हैं जिनमें हमें विधान परिषद है और में अभी किसी में नहीं है। इलेक्शनों पे एमएलसी देख लेते हैं दोस्तों। जिस तरीके से मैं आपको बताया था, यहाँ पे अलग अलग जगह से, अलग अलग स्कोप से, एरिया से लोग आते हैं, उनको अलग अलग तरीके से मतलब डिवाइड किया जाता है। इनसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है दोस्तों, जिसमें 1/3 लोग इसमें जैसे हमारी जितनी भी हमारी विधान परिषद की सीट होंगी उसके जो एक तिहाई जो सदस्य होंगे उसको, जो हमारी एमएलए होते हैं, एमएलए के द्वारा वोट किया जाता है, उसको हमारे एमएलए वोट करेंगे। उनका इलेक्शन एमएलए के द्वारा ही होगा, 1/3 सीट का। वो जो 1/3 होगी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों अभी मैं आपको बता रही हूँ। जो हमारे 1/3 होंगे दोस्तों वो पार्टी के मेंबर होंगे, इलेक्ट बाय द लोकल गवर्नमेंट से आएंगे दोस्तों। जैसे हमारी एक स्थानीय सरकार होती है ना दोस्तों, जिसमें नगर पंचायत हो गया, जिला पंचायत हो गया, 1/3 मेंबर इसके लोकल गवर्नमेंट से चुन के आएंगे, जबकि 1/3 मेंबर इसके, जैसे कि हमारे इसमें 100 सीटें हैं दोस्तों एमएलसी की, तो उसमें 1/3 मतलब 33 सीट्स जो आएंगी वो एमएलए के द्वारा चुनी जाएंगी। 30 सीट्स उसके बाद लोकल गवर्नमेंट में जो भी रूलिंग है वो लोग चुनेंगे। उसके बाद 1/3 दोस्तों, ये जो नंबर 3 आया 1/3, ये 1/3 हो गया। थर्ड पे आया जो 1/6 आया, इसको गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। 1/6 जो सदस्य होते हैं उनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। वही फील्ड होता है दोस्तों जो हमारा राज्यसभा का क्राइटेरिया होता है, समाज सेवा, कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता, इस तरीके से। और इसके बाद जो हमारे 1/12 जो कैंडिडेट्स आएंगे वो पार्टी के मेंबर होते हैं, जो मतलब कि उनको जो हमारे ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट होते हैं ना दोस्तों। कभी कभी आप कॉलेज में आपने कॉलेज में देखा होगा कि इलेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए वोटिंग करना है एमएलसी का। 1/12 सदस्य ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, और जबकि बचे हुए रेस्ट ऑफ द 1/12 जो वो हमारे मेंबर होते हैं वो हमारे टीचर के द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों। और मिनिमम सीट इसकी 40 होती है, इसका अपवाद है 36। चलिए अब चलते हैं दोस्तों
विधान परिषद के 182 आर्टिकल में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बताया गया है दोस्तों। जो इसका चेयरमैन होता है दोस्तों, वो हमारे वो नहीं होते जिस तरीके से उसमें चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, बट यहाँ पे राज्य में राज्यपाल से कोई, हमारे राज्यपाल से नीचे कोई पद नहीं होता है। तो वहाँ पे सिर्फ ये इसके विधान परिषद के ही सदस्य होते हैं जो हमारे चेयरमैन बनते हैं। ओथिंग इनकी सिर्फ एक विधानसभा मेंबर के तौर पे होती है विधान परिषद, स्पेशल में चेयरमैन के तौर पे नहीं होती है। रिजाइन ये अपना चेयरमैन को देंगे और डेप्यूटी चेयरमैन इनको देंगे। इसका टेन्योर वही 6 ईयर का होता है। इलेक्शन इनडायरेक्ट जो मैंने आपको बताया है कैसे कैसे होता है। सैलरी इसकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाती है दोस्तों। और मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। इनकी सदस्यों की अयोग्यता, थोड़ा सा योग्यता के बारे में देख लेते हैं हम। आर्टिकल 191 में इसको मेंशन किया गया है डिस्क्वालिफिकेशन इसकी। और जो आर्टिकल 191 में एमएलए एमएलसी को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। इनके विशेष अधिकार के बारे में दोस्तों आर्टिकल 194 में मेंशन किया गया है। और संसद के विशेष अधिकार के बारे में दोस्तों प्रिविलेजेस जो दी जाती है, क्या क्या फैसिलिटी दी जाएंगी, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, उनके बारे में दोस्तों 105 में दिया गया है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा चैप्टर आज हमने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद को बहुत अच्छे से पूरा किया है दोस्तों। होप सो ये आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको प्लीज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा दोस्तों। इसी तरीके से आपको अच्छे से हम लोग वीडियो देने का कोशिश करेंगे। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिएगा। आज की दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।